हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं में विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय में हम जैव विविधता से जुड़ी हुई सारी इतिहास और जैव विविधता से संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ पर हमको मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर हम वर्गीकरण से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातों को भी यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव विविधता क्या होती है। देखिए, हमारे आसपास में सबसे पहले देखते हैं हमारे प्रकृति में, हमारे आसपास में जब हम नजर डालते हैं तो हमको बहुत सारे किस्म मिलते हैं, पेड़ पौधों के किस्म मिलते हैं, जीव जंतुओं के किस्म मिलते हैं, है ना। कहने का मतलब ये कि हमारे आसपास में इतने सारे जीव जंतु हैं जिनकी आकार में, जिनकी स्वभाव में, जिनकी संरचना में विभिन्नता देखने को मिलती है। साथ ही साथ पादपों में भी, वनस्पतियों में भी हमको बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भिन्न भिन्न मिलती है ना। शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है सभी जीवों में, है ना। और उनकी जो पोषण विधि है और उनकी जो प्रजनन विधि है, ये सारी विधियां उनको अलग अलग रूप से पाई जाती है। उनमें अलग अलग तरीके से उनमें पोषण पाया जाता है, अलग अलग तरीके से उनमें प्रजनन पाया जाता है, अलग अलग तरीके से उसमें पोषण विधि पाया जाता है। तो इन सारी बातों को देख करके हमें क्या फील होता है कि हमारे आसपास में बहुत सारी विभिन्नता है। जंतुओं में भी विभिन्नता है ना। किसी के पास 4 टांग है तो किसी के पास 2 टांग है, किसी के पास पूंछ है, किसी के पास पूंछ नहीं है, किसी में स्केल्स पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में भी इसी प्रकार की बहुत सारी विभिन्नता है। ये जो हमारे आसपास में जो प्रकृति है वो विभिन्नताओं को लिया हुआ है ना। तो हमारे प्रकृति में इतने सारे जीव जंतु और पादपों की संख्या है ना। जैसे कि अभी वैज्ञानिकों के अनुसार में अभी लगभग 19 लाख जंतुओं का खोज की जा चुकी है और लगभग 35 लाख पादपों की खोज की जा चुकी है। अभी वैज्ञानिकों ने कई सारे पादपों और कई सारे जंतुओं का खोज किया हुआ है, समय समय पर खोज करते रहते हैं कई सारे जंतुओं और पादपों का, है ना। तो सबसे पहले हम जैव विविधता के बारे में जानेंगे। तो मैंने आपको जैव विविधता से संबंधित यहाँ पर थोड़ा सा परिचय दिया है। हम जैव विविधता को किस तरह परिभाषित कर सकते हैं। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी जगह पर विभिन्नताओं को लिया हुआ, विभिन्नताओं को लिए हुए जीव जंतु, वनस्पति, पादप, सूक्ष्म जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो इस जैव विविधता में, इस बायोडायवर्सिटी में हम सभी जीवों का अध्ययन एक साथ नहीं कर सकते। इन सभी जीवों का एक साथ में अध्ययन नहीं कर सकते, बहुत ही कठिन काम होता है। हम जीवों को पहचान पाते हैं, हम जीवों को उनकी कैरेक्टर के आधार पर देख पाते हैं, है ना। उनके पोषण विधि के आधार पर, उनके प्रजनन के आधार पर हम देख पाते हैं। तो क्या हम उन जंतुओं को, उन पादपों को, उनके कैरेक्टर्स, उनके गुणों, उनके स्वभाव, उनके आवास के आधार पर क्यों ना हम उनको अलग अलग समूहों में रख करके उनका अध्ययन करें। तो हमें क्या होगा, सरल होगा अध्ययन करने में। यदि हम सभी जीव जंतुओं को एक साथ में मिला करके यदि अध्ययन करते हैं तो हमको अध्ययन कर पाना बहुत ही कठिन काम होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, है ना। वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस जैव विविधता से, है ना, इस जैव विविधता में कठिनाई महसूस हुई जीवों का, वनस्पतियों का अध्ययन करने में। इसलिए उन्होंने वर्गीकरण किया, जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया। तो वर्गीकरण में सबसे पहले आते हैं कौन, वर्गीकरण में सबसे पहले आपके चरक आएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, हमने बायोडायवर्सिटी को जाना है, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को आपने जान लिया। तो यहाँ पर जैव विविधता में हमको वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जंतुओं का हमको अध्ययन करना है। अध्ययन करने के लिए सरल सुविधा चाहिए, तो सभी जीवों को एक साथ हम अध्ययन कैसे कर पाए। इसलिए हम क्या करेंगे, इतनी जैव विविधता है, उस जैव विविधता में प्रत्येक जीवों को उनके गुणों, उनके आवास, उनके स्वभाव के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में रख करके अध्ययन करेंगे। तो इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। देखिए, हम अलग से पढ़ेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हूं मैं, जैव विविधता के बाद में दूसरा नंबर में लिखा हूं सामूहिकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास।
है ना। आपको कक्षा 9वीं में सबसे पहले जॉन रे 1686 देखने को मिलेगा, लेकिन इनसे पहले भी सबसे पहले आते हैं चरक। कौन आते हैं सबसे पहले? चरक। इन्होंने लगभग 200 प्रकार के जंतु, कितने प्रकार के? 200 प्रकार के जंतु और लगभग 340 प्रकार के पादपों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। सबसे पहले चरक, है ना। इसका जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? चरक संहिता में। कहाँ मिलता है? चरक संहिता। तो इन बातों को आपको याद रखना है इससे पहले, है ना। चरक संहिता में 200 जंतु और 340 प्रकार के पादपों को, है ना, 200 प्रकार के जंतु और 340 प्रकार के पादपों का इन्होंने वर्गीकरण सबसे पहले किया। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा में आते हैं हिप्पोक्रेटस और अरस्तु, है ना। हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु आएंगे। इन्होंने भी कई सारे जीव जंतुओं को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, है ना। दूसरा में आते हैं कौन? हिप्पोक्रेटस और अरस्तु। इन्होंने भी कई सारे पादपों के समूह को और कई सारे जीव जंतुओं के समूह को लिया और वर्गीकृत करने का प्रयास किया, ठीक है ना। उसके पश्चात तीसरा में आते हैं थियोफ्रास्टस, है ना। कौन आते हैं तीसरा में? थियोफ्रास्टस। ये जो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, थियोफ्रास्टस। ये थियोफ्रास्टस अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है ना, हिस्टोरिया प्लांटेरम, इन्होंने एक पुस्तक लिखा थियोफ्रास्टस ने वर्गीकृत किया, कई सारे पादपों को वर्गीकृत किया और उन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम में इसका वर्णन किया हुआ है, ठीक है ना। हिस्टोरिया प्लांटेरम, थियोफ्रास्टस। तो यही वैज्ञानिक थे, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इसके पश्चात आएंगे कौन? जॉन रे। 1686 में आएंगे जॉन रे, जिन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया बाहरी लक्षण के आधार पर। पौधों का जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो बाहरी रूपरेखा, जो लक्षण है, उसके आधार पर वो पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, है ना। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाहरी रूपरेखा, जैसे कि किसी पौधे में फूल, उनकी पत्ती, उनमें लगने वाले फल, उनके आधार पर उनको अलग अलग समूहों में विभाजित करके वर्गीकृत करने का प्रयास किया, उनके बाहरी लक्षण के आधार पर। किसने? जॉन रे ने 1686 में। इसका जो पुस्तक में लेख मिलता है वो क्या है? हिस्टोरिया जेनेरलिस, है ना। इसको मैं यहां पर मिटा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जॉन रे, है ना। जॉन रे 1686। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटम, ठीक है ना। जनरेलिस प्लांटेरम। इसने जॉन रे ने 1686 में, है ना, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, इनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। यहाँ पर उन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया हुआ है। उन्होंने पौधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? बाहरी लक्षण के आधार पर किया। पौधों में पाए जाने वाले बाहरी लक्षण के आधार पर किया, है ना। उनके पुस्तक को आप याद रखेंगे। तो देखिए, इसके पश्चात में आते हैं 1686 के बाद में आते हैं द फेमस पर्सन कैरोलस लिनियस, है ना। कैरोलस लिनियस 1707 से 1778। इन्होंने भी पौधों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया, तो सबसे पहले पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, है ना। पौधों को वर्गीकरण किस आधार पर किया उन्होंने? फूलों में नर व मादा अंग की उपस्थिति और उनकी संख्या, उसके आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया। किसका? पौधों का वर्गीकरण, ठीक है ना। किसके आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया? पौधों में पाए जाने वाला जो नर जनन अंग है, जो मादा जनन अंग है ना, पुमंग जायांग, है ना, ये दोनों क्या है? नर जनन अंग और मादा जनन अंग है। तो इनकी उपस्थिति और इनकी संख्या, ठीक है ना। मादा जनन अंग की उपस्थिति और कितनी संख्या में है ना, समान समान संख्या वाले नर जनन अंग
या मादा जनन अंग वाले को अलग पादपों में रखा है ना, एक समूह में, और एक समान पाए जाने वाले मादा जनन अंग वाले जो पादप समूह थे उनको अलग रखा है ना। इस तरह से उन्होंने क्या किया, पादपों को वर्गीकृत किया, पौधों का वर्गीकरण किया। किसके आधार पर? उनके नर जनन अंग और मादा जनन अंग की उपस्थित है या नहीं। जिनमें उपस्थित नहीं था उनको अलग समूह, जिनमें कितना मात्रा में उपस्थित है, समान मात्रा में है, उनको अलग रखा। जिसमें जितना मात्रा है, जिसकी क्वांटिटी है, जिसकी संख्या जितनी है, उसके आधार पर उनको अलग अलग रखने का प्रयास किया। तो यहाँ पर पौधों का जो वर्गीकरण है वो कहाँ मिलता है? सिस्टेमा नेचुरी में मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको क्या बोला गया? यह जो लैंगिक प्रजनन, लैंगिक वर्गीकरण किसको बोला गया? नर और मादा अंग की उपस्थिति के आधार पर इसमें क्या किया? पौधों का वर्गीकरण किया। इसी को लैंगिक वर्गीकरण भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखा सिस्टेमा नेचुरी, जो कि प्रकाशित हुआ 1735 में, सिस्टेमा नेचुरी। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे पुस्तक लिखे, सिस्टेमा नेचुरी, जेनेरा प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, है ना। हाँ, हिस्टोरिया प्लांटेरम तो इनका है, जेनेरा प्लांटेरम और क्लासेस प्लांटेरम, है ना। और भी एक आध पुस्तक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। कई सारे इन्होंने पुस्तक लिखे हैं, है ना। सिस्टेमा नेचुरी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। सिस्टेमा नेचुरी, जेनेरा प्लांटेरम, क्लासेस प्लांटेरम, ये सारी पुस्तकें किसने लिखी? कैरोलस लिनियस ने लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने क्या किया? जंतु जगत और पादप जगत में सारी जीव जगत को क्या किया? विभाजित किया, ठीक है ना। कहा? सिस्टेमा नेचुरी। देखिए यहाँ पर संपूर्ण जीव जगत को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। किसने? कैरोलस लिनियस ने। सबसे पहले उन्होंने पौधों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, उसके बाद उन्होंने जीवों को उनके गुणों, उनके स्वभाव, उनके आवास, उनके कैरेक्टर, उनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उनके बाहरी लक्षण, है ना, उनके खाने पीने की विधि, उनके चलने की विधि, उन सारी गुणों के आधार पर, उनकी कैरेक्टर्स के आधार पर उनको संपूर्ण जीव जगत को, पूरा जीव जगत को दो भागों में बांटा, जंतु जगत में और पादप जगत में बांटा, ठीक है ना। जंतु को अलग और पादपों को अलग किया, ठीक है ना। तो इन्होंने, कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, मतलब बहुत ही ज्यादा इन्होंने अपना सहयोग दिया वर्गीकरण करने में, ठीक है ना। इनका योगदान बहुत ही ज्यादा रहा, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। क्या बोलता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण के पिता। आप यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूं, आप लिख लेना, वर्गीकरण के पिता, वर्गीकरण के पिता। कौन है वर्गीकरण के पिता? द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण के पिता। कौन? कैरोलस लिनियस। इन्होंने वर्गीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जंतु जगत और पादप जगत में सारी जीव जगत को विभाजित कर दिया। इसके बाद उन्होंने पदानुक्रम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। पदानुक्रम, ठीक है ना। पदानुक्रम क्या होता है इसके बाद देखेंगे। पदानुक्रम, है ना। पदानुक्रम क्या बोलते हैं? पदानुक्रम को जीवों को उनके गुणों, उनके विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। इसे क्या बोला जाता है? पदानुक्रम बोला जाता है। किसी भी जीव का, किसी भी पादप का, उसके गुण के आधार पर और उसकी विकास कहाँ से हुई है, उसका गुण क्या है, उसकी विकास, उसकी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहाँ से हुई है, तो उसके आधार पर उनको कौन से समूह में, कौन से वर्ग में, कौन से क्लास में, कौन से फाइलम में, अभी हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से समूहों में उनको रखा जाए, इसको क्या बोला जाता है? पदानुक्रम बोला जाता है। ये पदानुक्रम उनके गुणों और उनके विकास के आधार पर रखा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन देखिए कैरोलस लिनियस ने यहाँ पर सिर्फ 4 चीजों का यहाँ पर वर्णन किया है। क्या? क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। उन्होंने अपने पदानुक्रम में क्लास लिया था, ऑर्डर लिया था, जीनस लिया था और स्पीसीज, मात्र इतने 4 उन्होंने पदानुक्रम लिए थे, ठीक है ना। इन्हीं चारों के आधार पर वो जीवों को वर्गीकृत कर रहे थे। लेकिन आधुनिक जब वर्गीकरण इधर होता है, उसके पश्चात में
किंगडम शामिल हो गया, फाइलम हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है ना, इसके साथ में फिर यहाँ पर ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग पदानुक्रम में किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस और स्पीसीज क्या है, इन सारी बातों को अभी हम पढ़ेंगे। देखिए अभी मैं जितना भी आपको बता रहा हूं ये आपके 9th क्लास के लिए है ना। अभी जब आप आगे जाएंगे 10वीं के बाद 11वीं जाएंगे तो इससे और ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर 9वीं क्लास के आधार पर ही बता रहा हूँ, है ना। आपके सिलेबस में जितना है मैं आपको उतना बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर किंगडम पढ़ते हैं। सबसे पहले किंगडम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम स्पीसीज में आएंगे, स्पीसीज में आएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो स्पेसीज है, स्पीसीज जो है जाति है ना, किसी भी जीव का एक जाति होता है, किसी भी जीव का एक जाति होता है। जाति क्या होती है हम पढ़ेंगे तो परिभाषा हमको मिलेगा कई सारे वैज्ञानिकों का। मेयर ने दिया था 1942 में, है ना। एक समान जीव कह सकते हैं आपस में संकरण करने वाले जीव समुदाय को, आपस में संकरण करने वाले जीव समुदाय समष्टि को जाति कहा जाता है। ये किसने बोला था? मेयर ने बोला था, 1942 में बोला था मेयर ने। क्या बोला था? जाति की परिभाषा उसने दी थी। हम यहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कहां से स्टार्ट करेंगे? हम स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे, जाति से पढ़ेंगे। तो जाति क्या होती है? मेयर के अनुसार आपस में संकरण करने वाली जीव समष्टियों को, है ना, जीवों की समष्टियों को हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। जैसे कि मनुष्य क्या है? मानव, ह्यूमन। ह्यूमन क्या है? एक जाति है, ठीक है ना। जब हम मनुष्य का जब हम पदानुक्रम लिखते हैं तो हमारा जो जाति क्या हो जाता है? सेपियंस। क्या हो जाता है? सेपियंस। ठीक है, हम मनुष्य जाति, मनुष्य का पदानुक्रम ह्यूमन का, ठीक है। हमारा जो स्पीसीज क्या हो जाता है? हमारा जाति क्या हो जाता है? सेपियंस हो जाता है। और इसी तरह कई सारे जीव जंतु होंगे जिनकी जाति अलग अलग होगी, अभी हम पढ़ने वाले हैं ना। तो यहाँ पर जो स्पीसीज है वो आपस में संकरण करने वाले, संकरण का मतलब क्या होता है? प्रजनन, ठीक है। ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ में प्रजनन करते हो, ठीक है ना। प्रजनन का मीनिंग क्या होता है? आपस में मिल करके संतान की उत्पत्ति करना, है ना, बच्चे को जन्म देना। वह क्या कहलाती है? सरल भाषा में कहे तो वह प्रजनन कहलाती है। तो ऐसे जीव जो आपस में प्रजनन कर रहे हैं, उन जातियों के, उन जीवों के समूहों को ही क्या बोला जाएगा? स्पीसीज बोला जाएगा, जाति बोला जाएगा, ठीक है ना। तो स्पीसीज को हम लोग परिभाषित करते हैं किसके अनुसार से? मेयर के अनुसार। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा कठिनाई आ जाती है कि हमको समझने में कि जीव जाति, ठीक है ना, जो जाति है, जो जीव है, वो एक साथ ही, अगर एक ही जीव है तो वो क्या करेंगे? प्रजनन करेंगे। प्रजनन करके अपना जो बच्चा है उसको जन्म देंगे तो वो जाति कहलाएंगे। जैसे मनुष्य के साथ प्रजनन करता है और बच्चे पैदा करता है, ठीक है ना, सीधी सी बात। और अगर हम बात करेंगे गाय बैल की, तो गाय बैल जो होते हैं वो अपने ही जाति के साथ में प्रजनन करके संतानों की उत्पत्ति करते हैं, वो एक जाति है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक त्रुटि हमको थोड़ा सा नजर आती है परिभाषा में, ठीक है ना, कि अगर जीव जंतु में भौगोलिक पृथक्करण आ जाए, यहां पर से अगर कोई जीव जंतु चल करके किसी भौगोलिक, जैसे कि पहाड़, झरना, नदी के उस पार चला जाता है, मान के चलिए, ठीक है ना, भौगोलिक पृथक्करण उसको बोला जाता है। जैसे कि कोई जीव चला गया कहीं दूसरे जगह घूमते फिरते, है ना, तो वह दूसरे प्रदेश में चला गया और वो वापस नहीं आ पा रहा है, भौगोलिक दशाओं के कारण वह वापस नहीं आ पा रहा है, तो वहां पर चला गया तो उसका जो जाति है, उसका जो जाति है वो वहां पर सीमित मात्रा में, तो क्या करेगा? दूसरी जाति के साथ में प्रजनन करेगा, संकरण करेगा। इससे वहां पर नई जाति का उद्भव होगा, है ना, नई जाति का उद्भव होगा। इसमें क्या होगा? जीव जाति की नई जाति की उत्पत्ति होगी, ठीक है ना, नई जाति की उत्पत्ति होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? उपजाति। क्या कहते हैं? उपजाति। तो इस उपजाति को हम क्या कह सकते हैं? सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं। पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई हम उपजाति को कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उपजाति सबसे छोटी इकाई नहीं कहा जाता है, उपजाति को सबसे छोटी इकाई नहीं कहा जाता है, सबसे छोटी इकाई जाति को ही कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक दशाओं के कारण जो पृथक्करण होता है, जनन पृथक्करण, है ना, ये बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको
जाति पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई नहीं कहा जाता। किसको बोला जाता है? जाति को सबसे छोटी इकाई, पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई जाति को कहा जाता है। अब इसी जाति के बाद में फिर देखिए जाति, यहां पर मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। जैसी जाति, यहां पर शेर का एक जाति होता है और बाघ अलग जाति है, ठीक है ना, और चीता अलग जाति है। ठीक, ये जाति अलग अलग है। शेर का अलग है जाति, बाघ का अलग जाति है और चीता का अलग जाति है। लेकिन ये समान, इनका जो कैरेक्टर है ना, इनका शिकार करने की विधि, इनकी फीडिंग टेक्निक, खाने की पोषण की विधि, है ना, और कई सारी ऐसी जो गुण है, उनका मार्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर है और उनका जो स्वभाव है, उनका जो आवास है, रहने का जो आवास है, उसके आधार पर अगर हम देखें तो ये एक ही वंश में रहते हैं, भले जाति अलग क्यों ना हो, इनको हम एक वंश में रखेंगे। तो देखिए कई सारे एक समान गुण प्रदर्शित करने वाले जाति, शेर जाति, बाघ वाला जाति और चीता के जाति, ये तीनों जाति क्या करते हैं, थोड़ा सा समान गुण इनमें पाया जाता है, समान गुण पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे समान गुण पाए जाने वाले जातियों को हम एक ही वंश में रखेंगे, ठीक है ना। तो जाति, समान गुण वाले जातियों को मिला करके क्या बनता है? वंश बनता है। क्या बनता है? वंश बनता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा, ये जो शेर है इसको हम क्या कहते हैं? शेर को हम क्या कहते हैं? बाघ को क्या कहते हैं? चीता को क्या कहते हैं? ठीक है ना। यहाँ पर शेर को क्या बोला जाता है? पैंथेरा लियो, ठीक है ना। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्ड्स। पैंथेरा लियो शेर को, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ को, चीता को क्या बोला जाएगा? पैंथेरा पार्ड्स बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो वंश है वो क्या है? पैंथेरा। क्या है? इनको पैंथेरा में रखा गया, ठीक है ना। तीनों का जाति अलग अलग है लेकिन इनको एक ही वंश में रखा जाएगा। कहाँ? पैंथेरा में रखा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जीनस के बाद बनता है क्या? फैमिली। जीनस के बाद क्या बन जाता है? फैमिली। तो देखिए यहां पर जीनस, उसके बाद समान जीनस, जीनस तो है लेकिन एक समान जीनस वाले, एक समान वंश वाले। एक समान वंश कहने का मतलब ये है कि जो जीनस, जो वंश है, किसी वंश का गुण किसी दूसरे वंश के गुण से कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। किसी दूसरे वंश का गुण किसी दूसरे वंश से मिल रहा है, उनका गुण है ना, उनका स्वभाव, उनका जो फीडिंग करने का टेक्निक है, उनका जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है थोड़ा बहुत, वो सब मिल रहा है। तो उन वंशों को हम एक साथ मिला करके कहाँ रखेंगे? फैमिली में रखेंगे। जैसे कि शेर बाघ चीता, शेर बाघ चीता, बिल्ली, यहां पर वंश में इनके साथ में बिल्ली नहीं आएगी लेकिन फैमिली में बिल्ली शामिल होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फैमिली में बिल्ली शामिल होगी, ठीक है ना, फैमिली में बिल्ली शामिल होगी। शेर बाघ चीता अलग अलग जाति, ये जाति मिलकर के जीनस बनाते हैं, एक ही वंश पैंथेरा। लेकिन आगे चल करके जब फैमिली बनता है, एक फैमिली, समान वंश वाले, एक समान वंश वाले, एक समान गुण वाले वंश आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? फैमिली बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर शेर बाघ चीता और जितने भी बिल्लियां हैं उनको यहाँ पर एक ही फैमिली में रखा जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा और बोल सकते हैं यहाँ पर जैसे कुत्ता, लोमड़ी, इनको अलग सी फैमिली में, कैनिडी फैमिली में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो शेर बाघ चीता को फैलिडी फैमिली में रखा जाएगा, फैलिडी फैमिली में रखा जाएगा। किसको? शेर बाघ चीता और बिल्लियों को अलग फैमिली, कहां पर? फैलिडी में रखा जाएगा। और कुत्ता, लोमड़ी जैसे उस तरह के दिखने वाले जो जीव हैं उनको कैनिडी फैमिली में रखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर फैमिली अलग अलग हो जाता है। किसका? कुत्ता, लोमड़ी, इन लोग को अलग रखा जाता है, अलग फैमिली में, ठीक है। और जो शेर बाघ चीता और बिल्लियां हैं इनको फैलिडी फैमिली में रखा जाता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर इनका जो फीडिंग करने का टेक्निक है, शेर बाघ चीता बिल्लियों का और कुत्ता लोमड़ियों का भी, तो इनका वंश, फैमिली तो अलग है लेकिन ये आगे चल करके एक ही ऑर्डर में आ जाते हैं, ठीक है ना, एक ही ऑर्डर में आ जाते हैं। क्योंकि इनका गुण भी बाद में मिलने लगता है तो फैमिली जो मिलते हैं, फैमिली का जिसका गुण मिलते जाता है, उन फैमिलियों से किसका निर्माण होता है? ऑर्डर का निर्माण होता है। और एक समान गुण वाले ऑर्डर, एक समान गुण वाले ऑर्डर मिलकर के क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। और एक समान गुण वाले क्लास मिलकर के फाइलम बनाएंगे। और फाइलम, एक समान गुण वाले फाइलम वाले वो क्या बनाएंगे? किंगडम बनाएंगे। सबसे उच्च संवर्ग, सबसे उच्च संवर्ग क्या होता है? यहाँ पर किंगडम होता है।
पदानुक्रम का सबसे उच्च संवर्ग किंगडम और सबसे छोटी संवर्ग क्या होती है, स्पीसीज होती है। जैसे कि हम यहाँ पर मनुष्य का अगर पदानुक्रम का बात करते हैं तो हम मनुष्य को कहाँ रखा जाता है, उसकी जाति क्या है, सेपियंस है। क्या है, सेपियंस, ठीक है ना। हमारी जाति क्या है, सेपियंस है। और जीनस क्या है हमारी, होमो, है ना। होमो, होमो क्यों बोला गया यहाँ पर, मनुष्य की जो मस्तिष्क है वो वेल डेवलप्ड होती है ना, सुविकसित, सुविकसित मस्तिष्क के कारण यहाँ पर जीनस क्या बोला गया हमको, होमो। स्पीसीज क्या है, सेपियंस। उसके पश्चात फैमिली, हम कौन से फैमिली में आते हैं, होमोनिडी। कौन से फैमिली में आते हैं, होमोनिडी, होमोनिडी यहाँ पर मैं लिख दिया। इसका मतलब क्या, होमोनिडी का मतलब क्या, द्विपादी चलन, है ना। द्विपादी चलन मतलब हम लोग दो पैरों में चलते हैं, है ना। द्विपादी चलन के आधार पर यहाँ पर फैमिली कहाँ रखा होगा, फैमिली में होमोनिडी में रखा गया। जैसे कि आप अगर बात करते हैं किसकी, अगर आप मेढक की बात करेंगे तो मेढक टेट्रापोडा में आते हैं ना, चार पैर वाले, टेट्रापोडा चार पैर वाले आते हैं। लेकिन हम दो पैर वाले, देखिए यहाँ पर पैरों के आधार पर भी उनके प्रचलन विधि, उनके प्रजनन विधि, उनकी पोषण विधि, सभी विधियों के आधार पर, उनका जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसके आधार पर, और साथ ही साथ यहाँ पर जेनेटिक गुणों को भी शामिल किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अनुवांशिकता के आधार पर इनको और बांटा गया है, आगे हम और पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर होमोनिडी, यहाँ पर मनुष्य को द्विपदी चलन के आधार पर। ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स, क्या, प्राइमेट्स, 5 उंगली वाले, 5 उंगली वाले, ठीक है ना। प्राइमेट्स में बंदर लोग भी आते हैं, प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में रखा गया है। क्लास कौन सी है हमारी, मेमेलिया। कौन सी है क्लास, मेमेलिया, हम मेमेलिया क्लास में रहते हैं। मेमल्स किसको बोलते हैं, जिसमें स्तन पाया जाता है, ठीक है ना, जिसमें स्तन ग्रंथि बोल सकते हैं, स्तन पाया जाता है, उनको हम मेमल्स कहते हैं, है ना। मेमल्स में कौन कौन आएंगे आपके, यहाँ पर शेर, बाघ, चीता, ये भी, इनमें भी स्तन पाया जाता है ना, ये भी दुग्धपान कराते हैं अपने बच्चों को। मनुष्य भी मेमल्स में आएगा, ठीक है ना। कई सारे ऐसे जीव हैं जिनमें स्तन पाया जाता है, ठीक है ना। हाथियों में, है ना, कई सारे आप देख सकते हैं, कई सारे जीवों में स्तन पाया जाता है। तो उन जीवों को सभी को कौन से क्लास में रखेंगे, मेमल्स में रखेंगे, ठीक है ना, मेमल्स में रखेंगे। लेकिन ये आगे जाकर के धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, और भी गुण अलग अलग के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पर तो स्तन के आधार पर एक ही क्लास में रखा गया, ठीक है ना। जिसके पास भी स्तन है ना, जिस जिस जंतुओं के पास में स्तन है उसके आधार पर एक ही क्लास में रखा गया। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर में आ जाएंगे तो थोड़ा सा अलग कर देंगे, ठीक है ना। किसको किसको अलग कर देंगे, 5 उंगली वाले, यहाँ पर एक ही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 5 उंगली वाले, ठीक है ना। 5 उंगली वाले को अलग, ये 5 उंगली वाले प्राइमेट्स में रहेंगे, और यहाँ पर ये 4 उंगली वाले दूसरे में, यहाँ पर ये उंगली वाले तीसरे, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग हो जाएंगे जीव। उसके बाद अलग अलग हो गए, फिर अलग अलग हो जाएंगे, फिर टुकड़े टुकड़े में बटेंगे, कहां पर, फैमिली में। फैमिली में जाकर के कुत्ता वाले समूह अलग, बिल्ली वाले समूह अलग, ठीक है ना। उसके बाद फिर जीनस, जीनस में फिर अलग अलग हो जाएंगे, जीनस में फिर अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद जाति में एकदम अलग, एक ही स्पीसीज जो एक दूसरे के साथ में प्रजनन कर रहे हैं, संकरण कर रहे हैं, वही जाति कहलाएगी। तो समझ में आ रही है बात, यहाँ पर कैसे जीवों को यहाँ पर वर्गीकृत किया जा रहा है, अध्ययन के लिए सुविधाजनक हो रही है हमको। तो मेमल्स के ऊपर में सबसे क्या होता है, उसके ऊपर में मेमल्स के बाद फाइलम, है ना, क्या बन जाता है, फाइलम, संघ। हमारा जो फाइलम है क्या है, वो कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, हमारा फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। किसकी उपस्थिति के आधार पर, रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर हमको कॉर्डेटा में रखा गया। कॉर्डेटा में देखिए सब आते हैं, कॉर्डेटा में जिसके पास भी रीढ़ की हड्डी होगी वो सारे कॉर्डेटा में आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कॉर्डेटा में रखा गया किसको, मनुष्य को रखा गया। और जितने भी यहाँ पर मैंने पेंथेरा लियो, पेंथेला पाडर, पेंथेरा टाइग्रिस, जितने भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप समझ सकते हैं जिसके पास भी रीढ़ की हड्डी होगी वो सभी कहाँ पर आएंगे, कॉर्डेटा में आएंगे, ठीक है ना। कुछ मछलियां, ठीक है, कुछ मछलियों में भी कॉर्डेटा पाया जाता है, ठीक है ना। कुछ मछलियों में भी क्या पाया जाता है, अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उनमें, ठीक है ना। तो उनको भी हम कॉर्डेटा में रखते हैं। ये आगे चल करके कॉर्डेटा जो फाइलम है वो सब फाइलम में भी बदल जाता है, ठीक है ना, सब फाइलम में भी डिवीजन करते हैं, आगे जाकर के आप पढ़ेंगे। कॉर्डेटा के ऊपर में क्या होगा, फिर जगत, क्या हमारा जो जगत है कौन सा जगत, एनिमेलिया, कौन सा, एनिमेलिया। यहां पर लिख रहा हूं मैं एनिमेलिया।
ये क्या है, जंतु जगत। तो सब मिलाकर के यहाँ पर कहाँ आते हैं, जंतु, सभी जंतु है, एनिमेलिया है सभी, ठीक है ना, जितने भी जीव जंतु है वो कौन है, वो एनिमेलिया है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, उनके गुणों के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में विभाजित करते जाते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या, स्पीसीज, कहने का मतलब यही फर्स्ट है, ठीक है ना, स्पीसीज ही क्या है यहाँ पर, फर्स्ट है। तो यहाँ पर हमने जैव विविधता के बारे में जाना और वर्गीकरण के बारे में जाना। वर्गीकरण क्या होता है, किसी भी जीव को उनके गुणों, उनके लक्षणों के आधार पर उसको एक निश्चित समूह में रखना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के पिता कौन है, कैरोलस लिनियस। वर्गीकरण के पिता कौन है, कैरोलस लिनियस वर्गीकरण के पिता हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सिर्फ जैव विविधता और वर्गीकरण से संबंधित कुछ बातों को लिया है। हम नेक्स्ट क्लास में 5 जगत वर्गीकरण, विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था, उसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जितने भी बातें मैंने बताया उन सारे बातों को आपको नोट करना है। हर महत्वपूर्ण चीज को आपको कॉपी में लिख करके रखना है और उसे याद रखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।